हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो जेन होता है उसे मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट में ले जाया जा रहा था, क्योंकि जेन के लिए एक नया ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट का ऑफिस बनाने के लिए काफी टाइम था और वहाँ पे रिनोवेशन चल रही होती है। इसीलिए एकेडमी ये डिसाइड करती है कि उसे टेम्पररी अभी के लिए मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट में एक ऑफिस दे दिया जाए। सेक्रेटरी उसे वहीं पे ले जाती है जहाँ पे वो जेन का परिचय उस मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के टीम लीडर यांग से करवाती है, जिस पे टीम लीडर यांग उसे बताता है कि मिस्टर लुजिन ने यहाँ पे जेन के आने की पहली ही खबर उसे दे दी थी। इसीलिए उसे लेफ्ट साइड में अब एक ऑफिस का एरिया दिया जाता है, लेकिन उस सीट पे विराजमान होने से पहले उसे वार्निंग भी दे दी जाती है कि ये मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट है, ना कि उसका ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट। इसीलिए यहाँ पे जेन को इस डिपार्टमेंट के अनुसार ही बिहेव करना होगा, और अगर उसने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की या उनके डिपार्टमेंट में दखल अंदाजी करने की भी कोशिश की तो टीम लीडर यांग उसे यहाँ से बाहर निकालने में जरा भी देरी नहीं करेगा। आगे हम देखते हैं कि जेन को सेक्रेटरी उस जगह पे ले जाती है और इस अनकन्वीनियंस के लिए उससे माफी मांगती है, ये कहते हुए कि मात्र कुछ ही दिनों में ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट का नया ऑफिस तैयार हो जाएगा और उसे परमानेंटली वहां पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब आगे हम सेक्रेटरी को देखते हैं, जो पूरी तरह से जेन पे लट्टू हो चुकी थी। यहाँ पे वो एक डेट नाइट के लिए उससे पूछती है, क्योंकि जेन ने उसकी इलनेस को दूर करके उस पे फेवर किया था, इसे वो रिटर्न करना चाहती थी, इसीलिए वो एक डिनर डेट के लिए पूछती है, जिस पे जेन उसे ये कहते हुए बहाना बना देता है कि अगर तुम फिर से अपनी इलनेस का मुझसे ट्रीटमेंट करवाना चाहती हो तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अब मैं उस इलनेस को ट्रीट करने के लिए चार्जेस लूंगा। जिस पे अब हम सेक्रेटरी को देखते हैं कि वो उस पे डोरे डालते हुए कहती है कि मैं आपकी हर एक कंडीशन पे एग्री करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे टाइम और वो जगह बता दे जहाँ पे मुझे आना है और आप मेरी बीमारी को दूर करेंगे। जिस पे जेन उसकी इंटेंशन समझ जाता है और उसे ये कहते हुए टाल देता है कि रिसेंटली अभी उसके पास टाइम नहीं है। इस पे सेक्रेटरी अपना कार्ड डेस्क पे रखती है और वहाँ से चली जाती है। आगे हम जेन को उस हाईटेक ऑफिस का लुत्फ उठाते देखते हैं, यहाँ पे वो स्क्रीन के मात्र एक टच से ही आराम की चीजें यूज कर रहा होता है। इतने में मार्शल डिपार्टमेंट के जो अदर एल्डर्स यानी टीचर्स होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। उन्हें वहाँ पे जेन का ये ऑफिस पसंद नहीं आता और वो उसे अभी के अभी वहाँ से जाने को कहते हैं, क्योंकि जेन ने इस डिपार्टमेंट में आने से पहले ही उनसे पंगा ले रखा था। ये करते हुए उसने इस एकेडमी के सबसे जीनियस स्टूडेंट जियान फेंग को अपने डिपार्टमेंट में शामिल कर लिया था, जिसे सारे डिपार्टमेंट के एल्डर्स अपने अपने ग्रुप में लेना चाहते थे। अब आगे सभी मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के टीचर्स एक साथ जुट जाते हैं और वो यहाँ पे जेन को बुली करने लगते हैं, जिस पे जेन उन्हें मात्र यही जवाब देता है कि तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक शख्स है जो मेरे पीछे है और अगर उसे पता चला कि तुम मुझे बुली कर रहे हो फिर तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा। अब इतना सुनते ही वे दूसरे ट्यूटर्स और भी आग बबूला हो जाते हैं और यहाँ जेन से कहने लगते हैं कि हमें पता है कि तुम्हारे पीछे कौन है। तुम अगर यहाँ पे वाइस डीन जियांजू की बात कर रहे हो तो वो होगी यहाँ पे पावरफुल डीन, लेकिन ये हमारा मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट है, सो तुम्हारा एरोगेंस और इस तरह के एटीट्यूड यहाँ पे नहीं चलेगा। अब ये सुन के जेन उन पे हंसने लगता है और उनसे कहता है कि मैं किसी ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट नहीं हूँ बल्कि टीचर हूँ, और उस डिपार्टमेंट में शामिल होने वाले हर एक स्टूडेंट को तुम जैसा ट्यूटर्स नहीं सिखा सकते, क्योंकि तुम जैसे एक्सटर्नल ट्यूटर्स काफी स्टूपिड हो, उन्हें सिर्फ मैं ही सिखा सकता हूँ। अब आगे जेन उनके सामने ये चैलेंज भी रख देता है कि बस मिड ईयर के असेसमेंट एग्जाम का वेट करो, फिर देखो मेरे क्लास यानी ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट के हर एक स्टूडेंट्स कैसे मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट से ऊपर उठ के आएगा और हम इस ड्रैगन किंग एकेडमी के नंबर 1 टॉप पोजीशन पे होंगे। ये सुनते ही वे ट्यूटर्स और भी ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं और उनमें से एक इंस्ट्रक्टर जिसका नाम जेसन है वो यहाँ पे जेन से कहने लगता है कि तुम्हारा ये जो ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट है वो हमारे मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के कंपैरिजन के एक नाखून के बराबर भी नहीं है। इस पे जेन उन्हें बड़ा ही अच्छा जवाब देता है कि मुझे यहाँ अभी बहुत काम करने हैं, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ना कि मक्खी की तरह मेरे कानों में भिन भिन आते रहो। अब लास्टली हम उन सारे ट्यूटर्स को देखते हैं जो जेन को एक आखिरी बार वार्निंग देते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक दूसरे स्टूडेंट की एंट्री होती है। वो मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट का ही एक स्टूडेंट होता है जो कि प्रैक्टिस करने के दौरान उसे एक ट्रबल आ गई थी और उस ट्रबल के निवारण के लिए वो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर से मिलने आया होता है और आगे वो मास्टर से पूछने लगता है कि मेरी इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन बताइए। जिस पे ट्यूटर्स उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है।
तो वो स्टूडेंट उन्हें बताता है कि वो जब प्रैक्टिस कर रहा था तो वो अपने अर्ली ब्रॉन्ज एज में था, लेकिन ब्रेक थ्रू करते वक्त उसके मेरिडियंस में एक अजीब सी फीलिंग उसे महसूस हो रही है और इस फीलिंग ने उसके बॉडी में से जो ब्लड और ची एनर्जी है उसे रिवर्स कर दिया है, जिसके कारण लगातार उसे ब्लड की उल्टी आ रही है। अब इस सवाल का जवाब तो उन ट्यूटर्स के पास नहीं होता है, इसीलिए वो यहाँ पे तुक्का मारते हैं कि हो सकता है ये तुम्हारे भारी वजन के कारण ऐसा हो रहा है और तुम्हारे मोटापे के कारण ही ऐसा हो रहा है। जिस पे आगे ट्यूटर्स उससे पूछते हैं कि तुम लगातार कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो वो स्टूडेंट उन्हें बताता है कि वो लगातार बिना कुछ खाए पिए 3 दिनों से प्रैक्टिस कर रहा है। आगे वो स्टूडेंट उनसे पूछता है कि बताइए कि मेरे साथ क्या हुआ है और इसका इलाज कैसे होगा। जिस पे इंस्ट्रक्टर जेसन उसे ये सलाह देते हैं कि तुम्हें फिलहाल के लिए अपनी प्रैक्टिस बंद करनी होगी और अपने आप को काम डाउन करना होगा जब तक कि तुम्हारे इस ऑब्सेशन का मैं कोई रीजन नहीं ढूंढ लूं। तभी हम देखते हैं कि इनकी इस बातचीत के बीच यहाँ जेन आ जाता है और उस स्टूडेंट से कहता है कि अगर तुमने इसकी बात मानी तो तुम्हारी अभी के अभी यमराज से मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि तुम अभी के अभी ब्रेक थ्रू करने वाले हो और अभी तुमने अगर अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, तुमने अगले लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए जितने एफर्ट्स किए थे वो सारे बेकार जाएंगे। अब इंस्ट्रक्टर जेसन ये सुनते ही यहाँ जिन को खरी खोटी सुनाने लगते हैं कि ये हमारे डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, सो तुम्हें इसे कुछ उल्टा सीधा सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी सलाह मान के अगर इसे कुछ हो जाता है तो क्या तुम इसके आगे जिम्मेदारी ले सकते हो। जिस पे जेन उसे ये जवाब देता है कि तुम्हारी कम जानकारी के कारण ही यहाँ की जो वाइस डीन है वो तुम्हें काफी कमतर समझती हैं, इसीलिए आज तक तुम्हारा इस डिपार्टमेंट से ऊपर कहीं प्रमोशन ही नहीं हुआ है। ये सुनते ही इंस्ट्रक्टर जेसन जो होते हैं वो यहाँ पे जिन पे हाथ उठाने के लिए उतारू हो जाते हैं कि इतने में वहाँ पे मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के टीम लीडर यांग आ जाता है, जिसे इस पूरे मामले की खबर दी जाती है। यहाँ पे जेन अपनी सफाई में कहता है कि मैं सिर्फ इस स्टूडेंट को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर टाइम पे इसका सॉल्यूशन ना निकाला गया तो इस स्टूडेंट की बॉडी इसे अपने आप ही हर्ट करने लगेगी। अब इस पे वो इंस्ट्रक्टर जेन पे ये इल्जाम लगाने लगता है कि इस स्टूडेंट की प्रॉब्लम उसके प्रैक्टिस से रिलेटेड है, तो क्या तुम आगे इसकी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करवा के इसे मारने की फिराक में हो, आखिर तुम्हारे इंटेंशंस क्या हैं। जिस पे जेन उसे कहता है कि तुमने जो सॉल्यूशन बताया है वो ऑब्सेशन नहीं, ना ही इसका मोटापा है, बल्कि इस स्टूडेंट को पॉइजन दिया गया है। अब इस बात को साबित करने के लिए जेन उस स्टूडेंट से कुछ सवाल पूछता है। ये सवाल उसके बॉडी सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। जिस पे जेन उसे पूछता है कि तुमने हाल ही फिलहाल में अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए किसी स्पिरिट ऑफ हेवन और अर्थ वाली पिल को यूज किया है। जिस पे वो हाँ में जवाब देता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपने अर्ली ब्रॉन्ज पीरियड से दूसरे लेवल पे जाना था और इसी के लिए उस स्टूडेंट के फादर ने काफी हाई प्राइस पेड करके एक रेयर ब्लड स्नेक फ्रूट मंगवाया था और उसी रेयर ब्लड स्नेक फ्रूट को उसने फ्लेश के साथ खा लिया, जिसके कारण ही उसके बॉडी में कई सारे ब्लड स्पॉट्स दिख रहे हैं। अब आगे ये सुनते ही वो स्टूडेंट हैरान हो जाता है कि आखिर आपको ये बात कैसे पता चली। जिस पे जेन उसे बताता है कि हालांकि वो ब्लड स्नेक फ्रूट अपने आप में पॉइजनस नहीं होता, लेकिन उसका ब्लड स्नेक कोर जो होता है वो टॉक्सिन से भरा होता है। उसमें ऐसे जहरीले तत्व होते हैं जिसे अगर फ्लेश के साथ खाया जाए तो वो बॉडी में जाते ही पॉइजन का काम करने लगते हैं। जिस पे वो स्टूडेंट यहाँ जेन से पूछने लगता है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मेरी बॉडी से वो जहरीले पदार्थ को डिटॉक्सिफाई किया जा सके। अब जेन यहाँ सभी की ओर देखने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ तुम्हारे मेंटर एंड इंस्ट्रक्टर तो जेसन साहब हैं और मुझे ये वार्निंग दी गई है कि मैं मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के किसी भी मामले में दखल अंदाजी ना करूँ। तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने ट्यूटर से जाकर के हेल्प मांगो कि वो तुम्हारे बॉडी को कैसे डिटॉक्सिफाई करेंगे। अब यहाँ जेन ने उनकी बुलिनेस का करारा जवाब दिया होता है और क्या कमाल का रिवेंज लिया होता है। आगे वो स्टूडेंट ये सुनते ही कि वो थोड़ी देर में इस जहर से मरने वाला है, वो इंस्ट्रक्टर जेसन से उसकी मदद करने को कहता है। जिस पे सभी टीम लीडर यांग की तरफ देखने लगते हैं कि अगर उन्हें कोई मेडिकल स्किल के बारे में पता है तो वो इसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। जिस पे यहाँ टीम लीडर जेन की तरफ देखते हुए उसे कहते हैं कि हालांकि तुम हमारे मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के ट्यूटर नहीं हो, लेकिन तुम हमारे इस ड्रैगन किंग एकेडमी के तो एक ट्यूटर हो और इसीलिए तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई स्टूडेंट इस तरह के ट्रबल में फंस जाता है तो उसे तुम बाहर निकालो। इस पे जेन यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो सभी से ये बात जरूर कहता है कि इसके बाद किसी को ये अधिकार नहीं होगा कि वो मुझे किसी भी तरह की बातें सुनाए या मुझे बुली करे। अब आगे इस कंडीशन को सभी को मानना ही पड़ता है।
आगे जो जेन होता है वो स्टूडेंट को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि हालांकि वो ब्लड स्नेक तो टॉक्सिफाई होता है और अगर वो जहर तुम्हारी बॉडी से निकल गया तो तुम अपने अर्ली ब्रोंज स्टेज पे ब्रेक थ्रू आसानी से कर पाओगे। इसीलिए जेन उससे कहता है कि अभी कभी तुम्हें यहाँ ब्रेक थ्रू करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इस पे टीम लीडर जेन से कहने लगते हैं कि अगर तुम इस स्टूडेंट को फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करवाओगे तो हो सकता है कि इसके साथ कुछ दुर्घटना घटने के काफी चांसेस हैं। जिस पे जेन के ये जवाब देते ही कि एक डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा कि उसका पेशेंट मारा जाए, इसी तरह से मैं यहाँ पे इसके लाइफ के साथ कभी भी मजाक नहीं करूंगा, ना ही उसे खतरे में डालूंगा। अब इतना कहते ही ये एपिसोड को यहीं खत्म कर दिया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।